हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। तो आज हम लोग क्लास 12 के चैप्टर 4 में स्टडी करने वाले हैं द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। इससे प्रीवियसली हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड में जब कंडक्टर को रखेंगे जिसमें करंट है तो वो अपने ऊपर फोर्स कितना महसूस करेगा, इस चीज़ को हम लोगों ने डिस्कस किया था। फिर हम लोगों ने पैरेलल कंडक्टर के बीच में, पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करंट, उसके ऊपर उस दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा, इस चीज को भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। फिर अगर किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर टॉर्क कितना लगेगा, जिसमें एम बी साइन थीटा रिजल्ट निकल कर आया था। फिर बायोट-सवार्ट्स लॉ, उसके एप्लीकेशंस, एम्पियर्स लॉ, उसके एप्लीकेशन, इन सारी चीज को हम लोगों ने डिस्कस किया और इन सारे लेक्चर्स का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा। तो आप जाकर देख सकते हैं, अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। यहां हम लोग समझने वाले हैं कि जब एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, ठीक है, अपने एटम के ऑर्बिट में जब एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो वो एज ए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की तरह बिहेव करता है। ये कैसे पता चला कि वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की तरह बिहेव करेगा? तो इससे प्रीवियसली हम लोगों ने करंट कैरिंग कॉइल के लिए जब हम लोगों ने काम किया था तो हम लोगों ने उसके रिजल्ट को इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के रिजल्ट से कंपेयर किया था और हमने ये नोटिस किया था, हमने ये देखा था कि उस दोनों रिजल्ट को कंपेयर करने के बाद हम लोगों ने ये देखा कि जो सर्कुलर कॉइल है वो ठीक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की तरह काम कर रहा है। ये कंपेयर करने के बाद हमें रिजल्ट मिला। इसका भी लिंक, इस लेक्चर को आपने नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं। इसका भी लिंक इस प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। प्ले लिस्ट में पूरा लेक्चर्स का एक सीरीज वाइज लेक्चर बना हुआ है, उसके लिंक हैं, आप देख सकते हैं वहां से जाकर, ठीक है। तो जब एक कॉइल में, ठीक है, जब एक कॉइल में करंट है और वो करंट कैरिंग कॉइल एज ए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की तरह बिहेव कर रहा है, तो जब एक कॉइल एक ऑर्बिट में अगर एक इलेक्ट्रॉन भी रिवॉल्व करेगा तो इलेक्ट्रॉन इज व्हाट? इलेक्ट्रॉन एक चार्ज है और चार्ज के मोशन को ही हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। तो यहां पर हमने क्या पढ़ा है कि कॉइल में अगर करंट है तो वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की तरह काम करेगा। इस चीज को ध्यान में रखें, करंट कैरिंग कॉइल बिहेव एज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो यहां जब करंट वाला कॉइल भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की तरह बिहेव कर रहा है तो एक ऑर्बिट में अगर सिर्फ इलेक्ट्रॉन भी रिवॉल्व करेगा तो वो भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की तरह मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की तरह बिहेव करेगा। कैसे बिहेव करेगा, उसका रिजल्ट क्या है, ठीक है, वो बिहेव करेगा किस बेसिस पर? क्योंकि करंट कैरिंग कॉइल के पास है। तो अब हम यहां काम ये करेंगे कि वो बिहेव कर रहा है तो उसका रिजल्ट क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, उसके वैल्यू क्या है, ठीक है। देखिए, जैसे यहां पर हम एक ऑर्बिट ले लेते हैं, ये हमारे पास एक ऑर्बिट है, ठीक है। इस ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। इस ऑर्बिट में ये एक इलेक्ट्रॉन है जो कि v वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है, v वेलोसिटी, और ये इसका सेंटर है और इसका रेडियस कितना है? r। ये रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो अब जब ये रिवॉल्व कर रहा है तो करंट का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा? और करंट एक्चुअली में क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट। ये इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन है। यहां देखें तो इलेक्ट्रॉन भी रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, मतलब चार्ज पार्टिकल फ्लो हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट बनेगा। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा है? तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है करंट का, I इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। ये हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है। अब यहां पर देखें तो I इज इक्वल टू चार्ज कौन है? इलेक्ट्रॉन, तो E। और जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से चलकर फिर पूरा घूमे और फिर यहां आए तो इस पूरे रिवॉल्यूशन में, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जो वक्त लगाएगा उस वक्त को हम लोग इसका टाइम पीरियड कहते हैं, ठीक है। तो टाइम पीरियड, तो अब अगर हम देखें कि कितने चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं, तो एक तो चार्ज पार्टिकल यहां पर सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन है और इसी का मोशन है। तो अगर हम यहां पर कोई बैरियर लगा दें जो कि काउंट करे कि कितना इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है, तो हम ये देखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से चलेगा फिर यहीं आएगा, तो यहां आने में मतलब एक इलेक्ट्रॉन को अपने ही जगह से पास होने में जो वक्त लगेगा वो एक्चुअली में इसका टाइम पीरियड।
तो यहां हम t के जगह क्या डाल देंगे, कैपिटल T, दैट इज इट्स टाइम पीरियड, जो कि इसका टाइम पीरियड। तो I इज इक्वल टू क्या आ गया, E अपॉन टी। अब टाइम पीरियड अगर हम निकालें तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी। ठीक है, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट, तो इसका डिस्प्लेसमेंट सर्कुलर पाथ हो जाएगा 2 पाई आर। इसके पास v वेलोसिटी है इसलिए 2 पाई आर बाई वी। अब इस t के वैल्यू को यहां डाल देते हैं। जैसे ही हम इस t के वैल्यू को यहां डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए I इज इक्वल टू E अपॉन t इज इक्वल टू 2 पाई आर वी है, तो 1 बाई टी हो जाएगा 2 पाई आर इंटू वी। ठीक है, ये इतना निकल कर आ गया। ठीक है, हम काम क्या कर रहे हैं, फिर से हम काम ये कर रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेगा सर्कुलर ऑर्बिट में तो वो एज ए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बिहेव करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि करंट कैरिंग कॉइल बिहेव्स एज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। वो करंट कैरिंग कॉइल जब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की तरह बिहेव कर रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन भी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, तो ये भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अब I इज इक्वल टू आ गया EV अपॉन 2 पाई आर। अब यहां पर हम एक काम करेंगे, क्या काम करेंगे, तो हम I इज इक्वल टू EV बाई 2 पाई आर, यहां हम क्या करते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देते हैं और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर देते हैं। तो इससे I क्या हो जाएगा, EV मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई 2 पाई आर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये एक करंट का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब यहां पर इसके बाद देखिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का सिंबल होता है M। ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का सिंबल होता है M और फॉर्मूला होता है NIA। ये फॉर्मूला होता है। N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन दी कॉइल, कॉइल में कितना टर्न है वो, I कितने कॉइल से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो, और A उस कॉइल का एरिया। तो यहां पर चूंकि एक ही ऑर्बिट है तो N यहां पर हो जाएगा 1, तो M इज इक्वल टू हो जाएगा 1। I का वैल्यू यहां से, I की वैल्यू यहां से उठाकर डाल देते हैं, तो I की वैल्यू डालेंगे तो EVME अपॉन 2 पाई आर ME। ठीक है, और एरिया के जगह इनटू एरिया। ठीक है, अब यहां पर देखें तो एरिया ऑफ कॉइल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर हम एरिया के जगह डाल देंगे पाई आर स्क्वायर। तो अब अगर हम कैंसिल करें तो देखें कौन कौन सी चीज कैंसिल हो जाती है। पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कैंसिल हो सकता है, लेकिन हम कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि हमें आगे रिजल्ट तक जाना है। ठीक है, तो अब यहां पर देखें M इज इक्वल टू क्या आ गया, M इज इक्वल टू आ गया हाफ EVME R बाई 2 यहां लिख चुके हैं ME। अब थोड़ा ध्यान दें कि यहां पर मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है, ये है मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, तो मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है, लीनियर मोमेंटम। तो इसके लिए हम लीनियर मोमेंटम लिख देंगे, तो M यहां पर आ जाएगा, M इज इक्वल टू हाफ E, और ये लीनियर मोमेंटम P। और जब लीनियर मोमेंटम को मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ, ये लीनियर मोमेंटम है मास इंटू वेलोसिटी, और मास इंटू वेलोसिटी लीनियर मोमेंटम को जब हम r से इंटू करते हैं तो वो चेंज हो जाता है एंगुलर मोमेंटम में। तो इस पूरे के जगह हम यहां पर क्या लिखने वाले हैं, L बाई ME। तो यहां L क्या है, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन को परफॉर्म कर रहा है, एंगुलर मोशन को परफॉर्म कर रहा है, इसलिए इस इलेक्ट्रॉन के पास जो मोमेंटम होगा वो एंगुलर मोमेंटम होगा। तो हमने मास इंटू वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम, और लीनियर मोमेंटम को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे r से तो वो हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम। तो m इज इक्वल टू आ गया हाफ E अपॉन EL बाई ME। और जब हम m और इस L को भी इधर भेज देंगे तो ये हमारे पास रिजल्ट होगा हाफ E बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन।
तो अब ये जो रेशियो आया है इसको थोड़ा समझना है। m/l इज इक्वल टू हाफ E बाई एम ए। तो m यहां पर क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। l क्या है? एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो ये m/l का जो रेशियो है ये एक्चुअली में क्या है? 1/2, दैट इज कांस्टेंट। चार्ज किसी भी इलेक्ट्रॉन पर कितना होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये भी कांस्टेंट। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट। तो m/l जो है ये एक्चुअली में क्या है? तो ये एक्चुअली में कांस्टेंट है। ठीक है, ये एक्चुअली में क्या है? कांस्टेंट है। तो इस m/l को यहां अगर हम स्टेटमेंट में लिखें तो क्या लिख सकते हैं? तो लिखेंगे द रेशियो ऑफ, ठीक है, द रेशियो ऑफ एंगुलर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, the ratio of magnetic dipole moment to the angular momentum of revolving electron is constant। ठीक है। एंड अब यहां से मेन मुद्दा शुरू हो रहा है, तो उसे कलर चेंज कर देते हैं। एंड दिस रेशियो, इस रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं? एंड दिस रेशियो इज कॉल्ड जाइरोमैग्नेटिक रेशियो। ठीक है, तो जाइरोमैग्नेटिक रेशियो क्या है? बात समझ में आ रही है आपको? जाइरोमैग्नेटिक रेशियो क्या है? जाइरोमैग्नेटिक रेशियो इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन टू द एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट। और इस रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं? जाइरोमैग्नेटिक रेशियो। जाइरो इसलिए क्योंकि ये गोल घूम रहा है और गोल घूमने की वजह से इसके पास एंगुलर मोमेंटम है, इसलिए जाइरो। और इसका गोल घूमना क्या क्रिएट कर रहा है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्रिएट कर रहा है, इसलिए जाइरोमैग्नेटिक। और चूंकि ये रेशियो है इस वजह से इसे हम क्या कहेंगे? रेशियो कहेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जाइरोमैग्नेटिक रेशियो क्या है? अब इसके बाद अब यहां से हम लोग एक चीज समझेंगे। ये एक चीज समझ में आ गया। अब यहां पर अगर हम इसके वैल्यूज को पुट करें तो इसका वैल्यू निकल कर आ जाएगा। कितना आएगा वैल्यू? देखिए, m/l अगर हम डालें तो m/l, ठीक है, इसके वैल्यूज, इसमें हम E के जगह पर हम 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम पुट कर देंगे। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह 9.11 इंटू 10⁻31 kg और 1/2। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो m/l का जो वैल्यू निकल कर आएगा वो आएगा कितना? m/l। ठीक है, जगह की कमी है, इस वजह से मैं कुछ मिटाना नहीं चाह रहा हूँ, इस वजह से इसके लिए मैं जगह ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ पर मैं लिख सकता हूँ। चलिए यहीं पर लिख देते हैं। ठीक है, यहीं पर अगर हम लिखेंगे तो m/l और क्या क्या वैल्यू डालना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और इसके लिए डाल देंगे 9.11 इंटू 10⁻31 kg। तो ये निकल कर आ जाएगा 8.88 इंटू 10⁻10 और इलेक्ट्रॉन है इस वजह से कूलम और किलोग्राम है इस वजह से kg इनवर्स। ठीक है, तो ये इसका वैल्यू है 8.88 इंटू 10⁻10 कूलम kg इनवर्स। ये m/l का वैल्यू आ गया। ठीक है, इतना समझने के बाद अब थोड़ा समझना है कि जैसे सबसे पहले शुरू करते हैं कि आपने ये पढ़ा होगा कि जो एटम है उस एटम का स्ट्रक्चर सबसे पहले जे थॉमसन ने दिया। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जे थॉमसन ने ये कहा था कि वो एक वाटरमेलन है और वाटरमेलन के अंदर जो उसके
सीड्स हैं, जो बीज हैं उसमें, वो बीज एज इलेक्ट्रॉन है और पूरा होल वाटरमेलन पॉजिटिवली चार्ज एटम। तो फिर उसी तरह स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे अलग अलग साइंटिस्ट ने काम किया। तो फाइनली रदरफोर्ड ने एक काम किया था, अल्फा स्कैटरिंग पार्टिकल। ठीक है, ये चैप्टर, ये क्लास 12th में भी ये एक्सपेरिमेंट पढ़ना है, और जो मैं आगे बताने वाला हूँ वो भी पढ़ना है सेकंड पार्ट में, फिजिक्स के सेकंड पार्ट में, जब एटम न्यूक्लियाई ये चैप्टर डिस्कस करेंगे तो उसमें मिलेगा आपको। ठीक है, तो जो रदरफोर्ड ने क्या किया, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, और उन्होंने ये पता लगाया कि जो न्यूक्लियस है, जो पॉजिटिवली चार्ज हिस्सा है, वो एक्चुअली में एटम के सेंटर में है। ठीक है, एटम के सेंटर में है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ रिवॉल्व हो रहा है। सेंटर में न्यूक्लियस है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व हो रहा है। लेकिन उन्होंने एक चीज़ ये कहा कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है तो रिवॉल्यूशन के दौरान इलेक्ट्रॉन अपने एनर्जी को रेडिएट कर रहा है, मतलब एनर्जी रिलीज कर रहा है। तो इस चीज़ को नील्स बोर ने पकड़ा, और ये उनका डिमेरिट था, उनके पोस्टुलेट्स में या उनके कंक्लूजन में ये डिमेरिट था रदरफोर्ड के। तो नील्स बोर ने इस डिमेरिट को पकड़ा और कहा कि ये गलत है, कि अगर मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करते करते एनर्जी रेडिएट कर रहा है, एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो जब वो एनर्जी रेडिएट करता जाएगा, एनर्जी रिलीज करता जाएगा, तो एक वक्त आएगा कि उसके पास एनर्जी नहीं है, और कंजिक्यूटिवली मतलब लगातार उसका एनर्जी खत्म होता चला जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन का एनर्जी खत्म होगा तो वो अपने ऑर्बिट को छोटा करता जाएगा, छोटा करता जाएगा, छोटा करता जाएगा, और करते 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 पहले इतना बड़ा है, फिर ऐसे छोटा होता चला जाएगा, छोटा होता चला जाएगा, और फिर फाइनली न्यूक्लियस में जाकर गिर जाएगा, और न्यूक्लियर पॉजिटिव निगेटिव मिलकर न्यूट्रल हो जाएंगे, और फिर एटम एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस चीज़ को सुधारने के लिए उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे, कुछ हाइपोथेसिस दिए थे। तो उसमें हाइपोथेसिस ये था कि जो भी इलेक्ट्रॉन अपने अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, जैसे के ऑर्बिट है, एल ऑर्बिट है, एटम का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो न्यूक्लियस, फिर उसके बाद के सेल, एल सेल, तो के ऑर्बिट, एल ऑर्बिट, तो इस जितने भी ऑर्बिट है, सब ऑर्बिट का अपना अपना एक एनर्जी लेवल है। ये उन्होंने कहकर उस चीज़ को सुधारा कि हर ऑर्बिट का अपना अपना एक एनर्जी लेवल है। दूसरी जो चीज़ उन्होंने कही वही यहाँ हम लोग यूज़ करने वाले। उन्होंने कहा, पहला चीज़ उन्होंने क्या कहा कि, और ये सारी चीज़ क्लास 12 के चैप्टर मतलब कि सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे, फिजिक्स के सेकंड पार्ट में। पहली चीज़ उन्होंने क्या कहा कि पहला चीज़ ये था कि कोई भी हर ऑर्बिट, के ऑर्बिट, एल ऑर्बिट, जो भी ऑर्बिट है, वो सारे ऑर्बिट का अपना अपना एक एनर्जी लेवल है, और वो एनर्जी कॉन्स्टेंट है। दूसरी चीज़ जो उन्होंने कही कि हर ऑर्बिट के पास अपना अपना एक एंगुलर मोमेंटम है, फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम, और वो जो एंगुलर मोमेंटम है वो एक्चुअली में कितना है, तो उन्होंने बताया कि वो जो हर ऑर्बिट के पास अपना अपना एक एंगुलर मोमेंटम होगा, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिट इज L is equal to NH by 2 pi, NH by 2 pi। N क्या है यहाँ पर, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट, अगर K के लिए काम कर रहे हैं तो पहला ऑर्बिट तो 1 डाल देंगे, L के लिए काम कर रहे हैं तो N के लिए 2 डाल देंगे। तो N क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, N क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ ऑर्बिट, N यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्बिट है। H क्या है, तो H है प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट। H यहां पर क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, H यहां पर प्लैंक कांस्टेंट है, N नंबर ऑफ ऑर्बिट है, और 2 पाई कांस्टेंट, 2 और पाई के वैल्यू। तो इस चीज को अब उठाना है। ठीक है, इस चीज को उठाना है, और इस चीज के बेसिस पर हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के वैल्यू को निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखिए, तो जो ये फॉर्मूला लाए हैं, इसी फॉर्मूला में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इस चीज को, इसे थोड़ा और कॉम्पैक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए m के वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, अब यहां से m के वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, तो m, या ये फॉर्मूला है, m को m ही रहने देते हैं, l को उधर भेज देंगे, तो m इज इक्वल टू आ जाएगा हाफ E बाई ME, और ये जो l है ये इंटू l, तो m इज इक्वल टू हाफ E ME,
और L के जगह पर ये वैल्यू डाल देंगे NH/2 पाई। ठीक है, अब इसके बाद देखिए m इज इक्वल टू 1/2 इंटू, ठीक है, m इज इक्वल टू 1 इंटू इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के वैल्यू को पुट कर देंगे तो हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। n यहां पर कितना लेना है 1, n के जगह लेना है 1, और h यहां पर प्लैंक कांस्टेंट है तो इसके वैल्यू को ऊपर लिख देंगे, और 2, ठीक है, 2 इंटू 2 पाई के जगह पर 3.14, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 इंटू 10⁻31, और प्लैंक कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है वो प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू होगा यहाँ पर, इससे थोड़ा इधर करके लिख देते हैं, प्लैंक कांस्टेंट के वैल्यू को डाल देते हैं तो 6.26 इंटू 10⁻34। तो ये प्लैंक कांस्टेंट, तो जब हम सारे वैल्यूज को पुट कर देंगे 1/2 ये E इलेक्ट्रॉन के चार्ज को, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को, n का वैल्यू 1, क्योंकि हम पहले ऑर्बिट के लिए काम कर रहे हैं, तो जब हम पहले ऑर्बिट के लिए काम करें तो ये वैल्यू मिनिमम है। इस वजह से हम क्या करेंगे, इस वजह से यहां पर हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के पास लिख देंगे m मिनिमम, और ये वैल्यू अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितना आएगा, वैल्यू आ जाएगा 9.27 इंटू 10⁻⁻24। ठीक है, 9.27 इंटू 10⁻⁻24। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है करंट इंटू एरिया, करंट एम्पियर और एरिया मीटर स्क्वायर। तो इसके लिए इसका यूनिट लिख देंगे एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है किसका, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या है, बात समझ में आ रही है आपको, कि सबसे पहले क्या था कि कॉइल कैरिंग करंट, ठीक है, कॉइल में करंट है तो वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की तरह बिहेव करता है। तो उसी बेसिस पर जब एक ऑर्बिट में एक चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, एक इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, तो वो भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की तरह काम करेगा। अब उसके बाद कितना होगा, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो उस प्रोसेस में हम लोगों को एक रिलेशन मिला कि m/L कांस्टेंट होगा, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, जाइरो मैग्नेटिक रेशियो। जाइरो मैग्नेटिक रेशियो क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन और एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का जो रेशियो है वो कांस्टेंट है, और इसी को ही हम लोग जाइरो मैग्नेटिक रेशियो कह रहे हैं। फिर उसके बाद हमने बोर्ड्स के हाइपोथेसिस में से एक वाला पॉइंट निकाला, एंगुलर मोमेंटम वाला, और उसे इस वाले फॉर्मूला में फिट किया। फिट करने के बाद हमें फाइनली मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जो कि मिनिमम वैल्यू होगा क्योंकि हम पहले ऑर्बिट के लिए काम कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मिनिमम वैल्यू आ गया कितना, 9.27 इंटू 10⁻⁻4 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो ये फाइनल रिजल्ट है किसका, इस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के पास जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगी, जो होगा उसका। अब यहां पर इसको, ये जो रिजल्ट आया, इस रिजल्ट को हम लोग कहते हैं, ठीक है, इस रिजल्ट को हम लोग कहते हैं बोर मैग्नेटोन। बोर मैग्नेटोन, ठीक है, तो बोर मैग्नेटोन क्या है, बात समझ में आ रही है आपको। बोर मैग्नेटोन इज द वैल्यू ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन विच इज रिवॉल्विंग इन द फर्स्ट ऑर्बिट। जब कोई इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा और उसके रिवॉल्यूशन से जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्रिएट होगा, और वो जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्रिएट करेगा, उसके वैल्यू को ही हम लोग क्या कहते हैं, बोर मैग्नेटोन। अब इस पूरे हिस्से का कंक्लूजन क्या निकला, तो इस पूरे हिस्से का कंक्लूजन ये है कि मैग्नेटिज्म जो होगा किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास, वो दो तरह से होगा। एक रिवॉल्यूशन, जैसे इसे आप ऐसे समझिए कि अर्थ के पास क्या है, रिवॉल्यूशन भी है और रोटेशन भी है। रिवॉल्यूशन से क्या होता है, मौसम चेंज होगा, जैसे जाड़ा है, फिर उसके बाद पतझड़ है, फिर गर्मी है, फिर बरसात है, फिर जाड़ा है। तो ये मौसम क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि अर्थ रिवॉल्व कर रहा है। लेकिन साथ में अर्थ के रिवॉल्यूशन के साथ साथ अर्थ के पास रोटेशन भी है, तो वो रोटेट भी करता है। और उस रोटेशन से क्या, दिन से रात, रात से दिन, दिन से रात, रात से दिन, तो दोनों चीज है। उसके रोटेशन से भी कुछ ना कुछ है, उसके रिवॉल्यूशन से भी कुछ ना कुछ है। उसी तरह जो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन भी रिवॉल्व भी होता है और रोटेट भी होता है, जिसे हम लोग इंट्रिंसिक स्पिन कहते हैं।
तो इलेक्ट्रॉन के पास जो मैग्नेटिज्म होगा वो दो तरीके से होगा, एक इसके रिवॉल्यूशन की वजह से जो हम लोगों ने समझा, और दूसरा जो चीज होगा वो एक्चुअली में इसके इंट्रिंसिक स्पिन की वजह से होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के पास जो मैग्नेटिज्म है वो दो तरह से, एक रिवॉल्यूशन की वजह से जिसका ये हम लोगों ने पढ़ा, और दूसरा स्पिन की वजह से मैग्नेटिज्म होगा। और ये जो स्पिन होता है, ये जो स्पिन की वजह से जो मैग्नेटिज्म इसके अंदर क्रिएट होगा, ये रूट है, ये जड़ है किस चीज का, तो मैटर इन मैग्नेटिज्म इन मैटर। जो मैटर में हम लोग मैग्नेटिज्म देखते हैं उसका जड़ है स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का इस इलेक्ट्रॉन के स्पिन से जो मैग्नेटिज्म क्रिएट होता है वो जड़ है मैटर के मैग्नेटिज्म का, जो कि हम लोग चैप्टर 5 में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये पूरा कंसेप्ट आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। और अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्किल में ज़रूर इस लेक्चर को, इस चैनल को शेयर करें, रिकमेंड करें, ताकि वो भी मेरे इस वीडियो लेक्चर का फ़ायदा उठा सके। ठीक है, अपना ख्याल रखें, गुड बाय एंड खुदा हाफिज़।